मैं PS यादव सर आपके लिए फिर से लेकर आया हूं डेमो क्लास सेकंड डेज। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं उस क्लास में आज आपको पोल्ट्री फार्मिंग का सेकंड रोग पढ़ाया जाएगा, जो मुर्गियों का सबसे संक्रमण और भयानक रोग है। लेकिन मैं आपको कल क्लास ना आने का जो रीज़न था, अपना डिजिटल बोर्ड में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स थी। उसके साथ ही साथ में मैं आपको बीच में यह भी बताऊंगा कि एग्रीकल्चर से हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, कौन सी जॉब ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, BSc में कौन कौन सा सिलेबस आता है, MSc करने पर हमें क्या बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आपके बीच में आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अब मैं ज़्यादा बात करते ना हुए आप लोगों के सामने आज की डेमो क्लास लेकर आ रहा हूँ। डेमो क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। चलो बात करते हैं सबसे पहले मेरे YouTube चैनल के। जो मेरा YouTube चैनल है AZ Academy PS यादव सर, और मैं मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में मानवीय एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से यह कोचिंग संचालित करता हूं, जहां पर मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकूं, जहां तक को उनको नॉलेज दे सकूं, जिससे वो अपने फ्यूचर को अच्छे से अच्छा सिक्योर कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, ये अपने पास जो टॉपिक है वो है रानीखेत बीमारी। कौन से? रानीखेत बीमारी का वर्णन करना है। आज हम जिस बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बीमारी मुर्गियों की बहुत ही संक्रामक बीमारी है, और इस बीमारी से लगभग 100% मुर्गियों में मृत्यु तय है। इससे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, इस बीमारी को किस किस नाम से जाना जाता है, या इस बीमारी का प्रकोप क्या है। इस बीमारी को सर्वप्रथम उत्तराखंड के इस जब बीमारी को देखा गया था, तो सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पर देखा गया था। उस राज्य में एक स्थान है रानीखेत। रानीखेत नामक स्थान पर इस बीमारी को सर्वप्रथम सन 1928 में 1928 में देखा गया था। इसलिए इस बीमारी को रानीखेत बीमारी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि रानीखेत जो बीमारी है, इस बीमारी को सर्वप्रथम उत्तराखंड जो अपना राज्य है भारत का, उस राज्य में एक स्थान पड़ता है रानीखेत। उस रानीखेत नामक स्थान पर इस बीमारी को सन 1928 में देखा गया था। अब आगे देखते हैं, यह बेटा कौन सी बीमारी है? यह एक संक्रामक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। अब आगे बढ़ते हैं। इस बीमारी को हम लोग तुनकी बीमारी भी कहते हैं, और इंग्लैंड में इस बीमारी को कहा जाता है न्यूकैसल्स। इंग्लैंड में इस बीमारी को न्यूकैसल्स कहा जाता है, और इसे तुनकी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि तुनकी बीमारी का संबंध किस रोग से है, तो तुनकी बीमारी का संबंध बेटा किससे है? रानीखेत बीमारी से। अब उसके बाद बात करते हैं रानीखेत बीमारी का कारण क्या है। रानीखेत जो बीमारी का जो कारण है बेटा, वो आपका पैरामिक्सो समूह के वायरस हैं। इसके पैरामिक्सो समूह का वायरस इस रोग का कारक है। वायरस मीन्स विषाणु। जो पैरामिक्सो जो समूह का जो वायरस है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है।
कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, यहां से अपन थोड़ा उनके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको इस बीमारी से जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको यहीं के यहीं क्लियर किए जाएं। अब बात करते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है वायरस को। देखिए, सबसे पहले आता है लेंटो समूह के वायरस। कौन सा समूह का वायरस है? लेंटो समूह का वायरस। इस वायरस के कुछ मैंने लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण है, इस वायरस का जो प्रकोप होता है मुर्गियों में सबसे कम हानि करता है, ज्यादा इसका प्रकोप नहीं होता, ये बहुत ही कम मात्रा में मुर्गियों को संक्रमण करता है। परंतु मुर्गियों का जो अंडा उत्पादन है, यहां पर किसकी बात हो रही है? अंडा उत्पादन है, अचानक बेटा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मुर्गियों का जो अंडा उत्पादन है अचानक कम हो जाता है, और मुर्गियों को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो यहां पर देखिए बेटा, आपका जो लेंटो समूह का जो वायरस है, इसके 3 सिम्टम्स हैं, 3 लक्षण है इसके। क्या लक्षण है? पहला लक्षण आता है, यह विषाणु मुर्गियों में सबसे कम हानि करता है, मुर्गियों का अंडा उत्पादन अचानक कम हो जाता है, और मुर्गियों को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। इसी आगे बढ़ते हैं, इस वायरस को एशियन टाइप भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, रानीखेत बीमारी में किस वायरस को एशियन टाइप भी कहा जाता है? ऑप्शन में आपके पास पहला पॉइंट यह है, अभी इसके सेकंड पॉइंट और आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद मैं आपका इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बना के आपके सामने ले आऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ये आता है आपका सेकंड वायरस। कौन सा? सेकंड। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था आपको कि जो रानीखेत जो बीमारी है ये पैरामिक्सो समूह के वायरस के द्वारा फैलती है, और इस वायरस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला लेंटो समूह का वायरस, जिसे लेंटो समूह वायरस भी कहा जा सकता है। उसके बाद आता है मीसोजेनिक बिस्रोटापिक समूह का वायरस। कौन सा बेटा? मीसोजेनिक बिस्रोटापिक समूह का वायरस। इस वायरस का लक्षण क्या है? ये केवल मुर्गियों के भोजन नली को ही प्रभावित करता है, इसका कोई और प्रभाव है ही नहीं। इसका केवल एक ही प्रभाव है, वो प्रभाव क्या है? मुर्गियों के भोजन नली को प्रभावित करना। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, रानीखेत बीमारी में वह कौन सा वायरस है जो मुर्गियों की आहार नली को संक्रमण करता है? वह पैरामिक्सो समूह वायरस नहीं लगा सकते, वहां आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? मीसोजेनिक बिस्रोटापिक वायरस। ये वही वायरस है जो मुर्गियों की आहार नली को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके बाद थर्ड जो वायरस आता है वो आपका बेटा कौन सा आता है? वेलोजेनिक न्यूरोटापिक समूह का वायरस। कौन सा वायरस बेटा? वेलोजेनिक न्यूरोटापिक समूह का वायरस। इस वायरस के क्या लक्षण हैं? सबसे पहले बेटा ये क्या करता है? वसंत तंत्र को प्रभावित करता है। सर ये वसंत तंत्र क्या होता है? वसंत तंत्र में आता है श्वसन नलिका और फेफड़े, मतलब ये फेफड़ों को संक्रमण करता है, जिससे मुर्गियों को सांस लेने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि मुर्गियों को थोड़ी बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो आपका जो लेंटो समूह का जो वायरस था उसके रीजन आ रही थी। लेकिन वेलोजेनिक समूह का जो वायरस है, अगर यह आक्रमण करता है, मुर्गी के शरीर में संक्रमण करता है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, आपका जो मुर्गी है, हम जो मुर्गी पालन करते हैं, उनका जो वसंत तंत्र है बेटा वो कैसा हो जाता है? यानी कि संक्रमण हो जाता है, जिससे मुर्गियों की श्वसन नलिका और फेफड़े भी संक्रमण हो जाते हैं और मुर्गियों को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। साथ ही साथ में यही वो वायरस है जो मुर्गियों के मस्तिष्क को भी क्या करता है?
प्रभावित कर देता है। किसको बेटा? मस्तिष्क को भी प्रभावित कर देता है। अब इसी वायरस से बेटा क्या होता है? मुर्गियों में मृत्यु दर अधिक हो जाती है। मुर्गियों में मृत्यु दर बेटा कितनी हो जाती है? अधिक हो जाती है, जो मृत्यु दर 100% तक पहुंच जाती है। कितने परसेंट तक पहुंच जाती है? 100% तक, जिसे डेथ रेट भी कहा जाता है। क्या बेटा? डेथ रेट भी कहा जाता है या मृत्यु दर भी कहा जाता है, जो बेटा किस वायरस के द्वारा? वेलोजेनिक न्यूरोटॉक्सिक समूह के वायरस के द्वारा मुर्गियों में 100% तक पहुंच जाती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इस रोग के लक्षण पढ़ते हैं। अब बात करते हैं रोग के लक्षण। किसकी बात करते हैं? रोग के लक्षण की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, मुर्गियों में हरे रंग के दस्त होने लगते हैं। जो मुर्गियां हैं बेटा, उनको ग्रीन कलर का डायरिया होने लगता है, उनको दस्त होने लगता है। सेकंड पॉइंट बेटा, मुर्गियों में जो संक्रमण है, जिन मुर्गियों में रानीखेत बीमारी का संक्रमण हो जाता है, उन मुर्गियों की बेटा जो गर्दन है बेटा क्या हो जाती है? एक तरफ मुड़ जाती है। मतलब जब इस रोग से मुर्गियां संक्रमण होती हैं तो उनकी जो गर्दन है बेटा एक साइड क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है बेटा, पंखों और पैरों पर बेटा क्या आ जाता है? लकवा मार जाता है। मुर्गियों के पंखों पर और पैरों पर बेटा क्या मार जाता है? लकवा मार जाता है। साथ ही साथ में बेटा क्या होता है? लकवा मारने के कारण मुर्गियों की टांगें बेटा कमजोर हो जाती हैं, जिससे मुर्गियों की चाल में बेटा क्या आ जाता है? लंगड़ापन आ जाता है। जब बेटा मुर्गियों को लकवा मारता है पंख और पैरों पर, तो बेटा उनके पैर कमजोर हो जाते हैं बेटा। उसके बाद देखिए बेटा, मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेती हैं। बेटा मुर्गियां क्या करती हैं? मुंह खोलकर सांस लेती हैं। और बेटा उसके बाद मुर्गियों को प्यास जल्दी जल्दी लगती है, बहुत प्यास लगती है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है? मुर्गियों को बहुत प्यास लगती है। उसके बाद बेटा बात करते हैं, मुर्गियों का अंडा उत्पादन कम हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि इसका जो वायरस है उसे पैरामिक्सो समूह का जो वायरस है उसे 3 भागों में डिवाइड किया। तो लेंटोजेनिक समूह का जो वायरस है बेटा, उससे क्या था? मुर्गियों का अंडा उत्पादन कम हो जाता। तो ये यहाँ लक्षण में भी आप लोग लिख सकते हैं कि मुर्गियों का अंडा उत्पादन कम हो जाता है। अब उसके बाद अपना यहाँ पर लक्षण भी हो जाते हैं, रोग का कारक भी हो जाता है और बेटा मृत्यु दर भी हो जाती है। अब बात करते हैं सर इसका क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, क्या इसकी कोई सावधानियां हैं जिससे हम मुर्गी फार्म पर इस रोग से मुर्गियों को बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बेटा आपके सामने बहुत अच्छा सा रोकथाम लेकर आया हूं, जिसे आप आसानी से याद भी कर सकते हो और आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ रोग के बचाव या रोग के नियंत्रण की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला बेटा, आपके लिए मैं बहुत सिंपल पॉइंट लेकर आया हूँ, जिससे आप आसानी से बेटा क्या कर सकते हो? बोर्ड एग्जाम में क्लियर कर सकते हो बेटा। तो देखिए बेटा, रोग के लक्षण बेटा क्या है? जो स्वस्थ मुर्गियां हैं बेटा, उन मुर्गियों को बेटा अपन लोग क्या करते हैं? बीमार मुर्गी से सेपरेट कर देंगे। रोगी मुर्गियों को, बीमार मुर्गियां हैं बेटा, उनको बेटा अपन लोग क्या करते हैं? स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर रखना चाहिए। उसके बेटा बात करते बेटा, जो मुर्गियों के जो बर्तन है बेटा, जो बीमार मुर्गियों के उपयोग में जो बर्तन लाए जाते हैं बेटा, इन बर्तनों को बेटा क्या करना चाहिए? फिनाइल से साफ करना चाहिए। मतलब जो जिन बर्तनों को बेटा हम लोग रोगी मुर्गियों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उन बर्तनों को बेटा क्या करेंगे? फिनाइल से क्लियर साफ करना चाहिए बेटा, जिससे वो या विषाणु रहित हो जाए। उसके बेटा बात करते हैं बेटा, जो बीमार मुर्गी है बेटा, उसे हम लोग क्या करेंगे? मार देंगे। मारने के बाद बेटा क्या करेंगे? उसे या तो जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए। इससे क्या बेटा, इसका जो वायरस है, वो वायरस का जो संक्रमण है, वो संक्रमण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, जिससे इस प्रकोप को रोका जा सकता है। साथ ही साथ बेटा मुर्गी घर के अंदर जो बेटा बाहरी व्यक्ति है, वे व्यक्ति जो बेटा कभी मुर्गी घर में काम नहीं करते हैं, मुर्गी घर में नहीं आते, बाहर से आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मुर्गी घर में इंटर नहीं देना चाहिए, उनको प्रवेश नहीं देना चाहिए। उनके प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आगे। अब बेटा बात करते हैं रोग का प्रकोप होने पर बेटा नए चूजों को, अगर बेटा इस रोग का प्रकोप होता है
क्या थोड़ा मुर्गी फार्म पर थोड़ा इस रोग का प्रकोप होता है। थोड़ा नए जो चूजे हैं, इन चूजों को पालना जब तक बंद कर देंगे जब तक इस रोग पर नियंत्रण ना कर लिया जाए। जब इस रोग पर नियंत्रण हो जाता है तो नियंत्रण के बाद लगभग 20 से 25 दिन के बाद हम दोबारा से वहां पर बेटा क्या कर सकते हैं, मुर्गी फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं आगे बेटा रानीखेत के जो टीकाकरण है बेटा, टीकाकरण को अपनाना चाहिए। अब बेटा आगे बात करते हैं चिकित्सा। चिकित्सा मतलब उपचार। थोड़ा यहां पर परामर्श है, डॉक्टर के द्वारा परामर्श किया गया है कि बेटा रानीखेत एप स्ट्रेन वैक्सीन, कौन सा बेटा, रानीखेत एप स्ट्रेन वैक्सीन, कौन सा बेटा, रानीखेत एप स्ट्रेन वैक्सीन। बेटा इस वैक्सीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लासोटा भी कहा जाता है। इस वैक्सीन का दूसरा नाम है लासोटा वैक्सीन। बेटा ये मुर्गियों का प्रथम टीका है। कौन सा टीका बेटा, ये मुर्गियों का प्रथम टीका है। बेटा जो क्या करता है, जब मुर्गियों में इसको एडॉप्ट किया जाता है, मुर्गियों में इनको वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, तो बेटा ये क्या करता है, मुर्गियों के 15 से 20 सप्ताह तक क्या करता है बेटा, सुरक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। उसके बाद बेटा दूसरा आता है R2V स्ट्रेन वैक्सीन। कौन सा बेटा, R2V स्ट्रेन वैक्सीन। इस वैक्सीन को बेटा मुर्गियों में कब किया जाता है, कब इसको वैक्सीनेशन करते हैं बेटा, तो बेटा इसको वैक्सीनेशन करने का उचित समय है 6 से 9 सप्ताह की उम्र में। जब मुर्गियां 6 से 9 सप्ताह के उम्र की हो जाती हैं तो हमें बेटा सेकंड वैक्सीनेशन कर देना चाहिए, जिससे मुर्गियां पूर्णतः स्वस्थ रह सके। उसके बाद बेटा बात करता हूं जो रानीखेत जो बीमारी है, इसका जो टीका लगाया जाता है बेटा मुर्गियों में, तो बेटा जो टीका लगाने का जो चूजा होता है बेटा, किसकी बात हो रही है बेटा, रानीखेत की। बेटा तो 1 से 4 दिन के जो चूजे होते हैं, 1 से 4 दिन के जो बच्चे होते हैं बेटा, उनमें बेटा हम लोग कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं, एप स्ट्रेन वैक्सीन। कौन सा बेटा, एप स्ट्रेन वैक्सीन। और बेटा इसी वैक्सीन का बेटा नाम रखा गया है एप प्रभेद टीका। कौन सा बेटा, एप प्रभेद टीका। इस प्रकार से बेटा हमने रानीखेत बीमारी को पढ़ा और अच्छे तरीके से बेटा हम लोगों ने समझा। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को रानीखेत बीमारी को अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करा सकूं, और इसी प्रकार से बेटा यहाँ से अपन लोग ये टॉपिक पढ़ा। इस टॉपिक में जो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं, थोड़ा मेरा नंबर दिया गया है, नहीं है थोड़ा मैं आपको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, 8305127014 पर मुझे कॉल करके आप अपने सवाल जो हैं, आपके बेटा क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।